डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे साइकन के बारे में और आज हम पढ़ेंगे इसमें रिप्रोडक्शन या जनन के बारे में। साइकन में दो प्रकार का जनन पाया जाता है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला है इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। साइकन में अलैंगिक जनन या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो मेथड्स के द्वारा होता है, दो विधियों के द्वारा होता है। फर्स्ट है इसमें बडिंग या मुकुलन। मुकुलन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मेथड है और इस मेथड में जो पेरेंट साइकन है उसके बेस से या उसके आधार भाग से एक आउटग्रोथ निकलती है या उभार निकलता है और इसको बड कहते हैं। यह बड जब ग्रोथ करता है तो एक बड़े आकार का हो जाता है या इसकी साइज बड़ी हो जाती है और इसके अग्र जो इसका फ्री एंटीरियर एंड है उस पर ऑस्क्यूलम का फॉर्मेशन हो जाता है। यदि यह बड पेरेंट के साथ में जुड़ी हुई रहती है तो यह कॉलोनी फॉर्मेशन करती है या निव का निर्माण करती है अथवा पेरेंट से अलग होकर के एक नए एनिमल का निर्माण करती है। सेकंड है रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। स्पंजेज में रीजनरेशन की तीव्र क्षमता पाई जाती है और यह क्षमता आर्कियोसाइट सेल्स के कारण होती है क्योंकि यह कोशिकाएं प्रोटीपोटेंट होती है, यानी कि किसी भी अन्य प्रकार की कोशिकाओं में बदलने की इनमें क्षमता पाई जाती है। यदि साइकन को अनेक टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े द्वारा एक पूर्ण साइकन का निर्माण हो जाता है और यह रीजनरेशन या पुनरुद्भवन के द्वारा होता है। सेकंड है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन। साइकन एक मोनोसियस यानी एक लिंगाश्रयी या हर्मेफ्रोडाइट यानी उभयलिंगी जंतु है। इसमें प्रोटोगाइनी यानी कि स्त्री पूर्वस्था यानी कि इसके ओवम जो है वो जल्दी मैच्योर होते हैं और इसके स्पर्मेटोजुआ का मैच्योरेशन लेट होता है, अर्थात इसमें जो फीमेल गैमेट्स है उनका मैच्योरेशन मेल गैमेट्स से पहले हो जाता है। इस अवस्था के कारण इस जंतु में क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और इस जंतु में गोनेट्स नहीं पाए जाते हैं, जनन नहीं पाए जाते हैं, बल्कि मीजेनकाइम में स्थित आर्कियोसाइट कोशिकाएं जो हैं स्पर्मेटोसाइट और ओवम का निर्माण करते हैं। फर्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन जो है उसमें स्पर्मेटोगोनिया या जिसको शुक्राणु मात्रक कोशिका कहते हैं, इस पर मदर सेल कहते हैं, यह एक बड़े आकार की अमीबोसाइट कोशिका है और इसके चारों ओर कुछ चपटी कोशिकाएं इसको घेर लेती है। इन चपटी कोशिकाओं का निर्माण स्पर्म मदर सेल के विभाजन के द्वारा होता है या अन्य अमीबोसाइट्स के द्वारा होता है। इस संपूर्ण रचना को अब स्पर्मेटोसिस्ट कहते हैं। इसके भीतर स्थित शुक्राणु मात्रक कोशिका जो इस पर मदर सेल है कि 2 या 3 बार विभाजन के द्वारा स्पर्मेटोसाइट्स और शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है। गेटेनबाई के मतानुसार कोएनोसाइट्स के द्वारा स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन होता है और शुक्राणु में 2 भाग पाए जाते हैं, हेड एंड टेल। सेकंड है इसमें oogenesis। आर्कियोसाइट कोशिका के आकार में बड़े होने पर इसे एक मदर सेल या ओवोसाइट कोशिका कहते हैं। इस कोशिका का केंद्रिका अत्यधिक बड़ी होती है। इसमें खाद्य पदार्थों को संग्रहित किया जाता है, यानी कि फूड स्टोरेज का काम किया जाता है इसमें। इसके साथ थीसोसाइट्स भी जुड़ जाते हैं। तो इसकी आर्कियोसाइट कोशिका बड़ी होती है जिसको एक मदर सेल कहते हैं या ओवोसाइट कहते हैं और इसके केंद्रक और केंद्रिका बहुत बड़े हो जाते हैं। इसमें फूड स्टोरेज का काम किया जाता है। थीसोसाइट कोशिकाएं इसके साथ में जुड़ जाती हैं। कभी कभी ओवोसाइट का फॉर्मेशन जो है कोएनोसाइट्स के द्वारा भी होता है। यह कोशिकाएं भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं और इनके फ्लैजिला जो है डिसएपियर हो जाते हैं। इसके बाद में यह कोशिका मेसेनकाइम में एम्बेडेड हो जाती है या धंस जाती है। यह कोशिका वृद्धि करने के बाद ऊगोनिया का निर्माण करती है और इसके पश्चात यह रेडियल कैनाल में चले जाते हैं और इससे 2 मैच्योरेशन डिवीजन होते हैं। इसके पश्चात
जो निर्मित ओवम है रेडियल कैनाल की भित्ति की मेजेनकाइम में धंस जाते हैं और ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन अभी हमने पढ़ा था कि साइकन में प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई जाती है, अतः इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम दिए गए हैं, तो फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें शुक्राणु का कॉलर कोशिका में प्रवेश दिखाया गया है। तो ये कोएनोसाइट कोशिकाओं के कॉलर सेल्स में प्रवेश कर रहा है। कोएनोसाइट का दूसरा नाम कॉलर सेल्स है, तो इसमें इसकी एंट्रेंस को दिखाया गया है और नीचे की तरफ मेसेनकाइम में oocyte स्थित है। सेकंड है इसमें डायग्राम वाहक कोशिका यानी कैरियर सेल के द्वारा स्पर्मेटोजुआ का ओवम की तरफ माइग्रेशन। तो यहाँ पर कई सारी कोएनोसाइट कोशिकाएं जो है ये नीचे की तरफ जुड़ करके और अंडाणु की तरफ गति करती है और अंडाणु का इधर वाला भाग जो है उसमें एक नॉच बनती है या एक खांच बनती है जिधर की साइड से स्पर्म की इसमें एंट्री होती है। तो इन कोशिकाओं को यहाँ पर कोएनोसाइट्स को कैरियर सेल कहते हैं। एक साइकन के द्वारा त्यागे गए शुक्राणु जो है स्पर्मेटोजुआ जो है वो वाटर करंट के द्वारा दूसरे साइकन में प्रवेश करके उसकी रेडियल कैनाल में पहुंच जाते हैं। इसमें निषेचन एक विशेष क्रिया के द्वारा होता है, फर्टिलाइजेशन एक विशेष स्पेशल रिएक्शन के द्वारा होता है। मैच्योर oocyte के पास स्थित कोएनोसाइट कोशिका में शुक्राणु प्रवेश कर जाते हैं। इसके पश्चात इस कोएनोसाइट द्वारा कॉलर व कसाब का विलोपन कर दिया जाता है। इस कोशिका को अब कैरियर सेल कहते हैं। कैरियर सेल अब अमीबीय कोशिका के समान दिखाई देने लगती है। यह कोशिका अमीबीय गति द्वारा oocyte के संपर्क में आ सकती है व संपर्क वाले स्थान पर oocyte में एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस दौरान शुक्राणु की पूंछ विलुप्त हो जाती है। शीर्ष को एक कैप्सूल घेर लेता है और यह कैप्सूल oocyte में प्रवेश कर जाता है। इसके पश्चात कैरियर कोएनोसाइट सेल्स उस स्थान से हट जाती है और गेटनबाई के मतानुसार कैरियर सेल जो है अंडाणु के साथ जुड़ती है। तो इसके बारे में अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कि कोएनोसाइट कोशिकाएं जो कैरियर सेल्स है वो वहाँ से हट जाती है, जबकि गेटनबाई के मतानुसार ये कैरियर सेल्स भी ओवम के साथ में जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। साइकन में डेवलपमेंट जो है मैटरनल पेरेंट के मेसेनकाइम में ही प्रारंभ होता है और परिवर्धन निम्न चक्रों में होता है। सबसे पहले है क्लीवेज। तो साइकन में होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज यानी पूर्ण भंजी समान विदलन पाया जाता है और इसमें फर्स्ट 3 जो क्लीवेज है वो वर्टिकल होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 8 ब्लास्टोमियर्स या 8 कोरक खंडों का निर्माण होता है। यहाँ पर नीचे डायग्राम दिखाया गया है। जाइगोट है, इसमें 1 से 2 कोशिकाएं बनी, 4 बनी, फिर ये इस प्रकार से ब्लास्टोमियर्स जो है वो बनते जाते हैं। इसके बाद में इसमें नीचे की तरफ मैक्रोमियर्स है, ऊपर की तरफ माइक्रोमियर्स है और ब्लास्टोसील बनी है, यानी कि यह ब्लास्टुला अवस्था है। इसके बाद में इसमें ब्लास्टुला अवस्था में जो माइक्रोमियर्स है उनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं और इस प्रकार का ब्लास्टुला जो है उसको एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। इसके बाद में यह आकार में अग्र पश्चिम दिशा में लंबा होना शुरू हो जाता है और इसको ओलिन्थस अवस्था कहते हैं और लास्ट में जाते हुए यह एक नए साइकन के रूप में बदल जाता है। तो 8 ब्लास्टोमियर्स फॉर्मेशन के बाद में 4th क्लीवेज जो है वो हॉरिजेंटल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 16 ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होता है। इस अवस्था में 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यह कोरक खंड 2 टीयर्स में व्यवस्थित होते हैं। ऊपर के टायर में 8 छोटे कोरक खंड पाए जाते हैं, इन्हें लघु कोरक खंड कहते हैं और नीचे के टायर में 8 बड़े कोरक खंड पाए जाते हैं जिनको मेगामियर्स या मैक्रोमियर्स कहते हैं। माइक्रोमियर्स के द्वारा फ्यूचर में जाकर के कोएनोसाइट फॉर्मेशन किया जाता है और मैक्रोमियर के द्वारा या मेगामियर के द्वारा भविष्य में
पिनेकोडर्म का निर्माण किया जाता है। माइक्रोमियर्स जो है उनमें डिवीज़न बहुत फास्ट होता है और इन सेल्स की भीतरी सतह से फ्लैजिला निकलते हैं, जबकि मैक्रोमियर या मेगामियर जो है गोल और दानेदार हो जाते हैं। दोनों कोरक खंडों के बीच में एक कैविटी बनती है और उसको ब्लास्टोसील कहते हैं। और इस अवस्था में भ्रूण को, एम्ब्रियो को स्टोमोब्लास्टुला कहते हैं। तो स्टोमोब्लास्टुला जो है वो साइकन की ब्लास्टुला अवस्था को स्टोमोब्लास्टुला कहते हैं। इस अवस्था में केवल माइक्रोमियर्स में ही डिवीजन होता है, यानी कि लघु कोरकों में ही विभाजन होता है, अतः इनकी संख्या अधिक हो जाती है। वह इन कोशिकाओं की भीतरी सतह से कसाब उद्गमित हो जाते हैं, जो ब्लास्टोसील गुहा की ओर अभिविन्यासित होते हैं। गुरु कोरक की ओर एक मुख का निर्माण हो जाता है और मुख के द्वारा यह भ्रूणीय अवस्था जो है वातावरण से भोज्य पदार्थ ग्रहण कर सकती है। मुख की उपस्थिति के कारण ही इस अवस्था को स्टोमोब्लास्टुला कहते हैं। तो इसमें ब्लास्टुला अवस्था ही भोजन वातावरण, बाहरी वातावरण से प्राप्त करना शुरू कर देती है। इसमें माउथ फॉर्मेशन हो जाता है, इसी कारण इसको स्टोमोब्लास्टुला कहते हैं। नेक्स्ट है एम्फीब्लास्टुला। स्टोमोब्लास्टुला से एम्फीब्लास्टुला लार्वा का निर्माण होता है। ब्लास्टुला अवस्था बनने के बाद इसे एक ट्रॉपिक लेयर घेर लेती है और यह पोषी स्तर जो है मात्रक कोएनोसाइट के द्वारा निर्मित होता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके पश्चात स्टोमोब्लास्टुला के मुख से होकर के अंदर का भाग जो है वो इन्वर्टेड हो जाता है, यानी कि उलटकर बाहर आ जाता है, और इस क्रिया को इन्वर्जन कहते हैं, अंतर्वलन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप फ्लैजिला बाहर की ओर आ जाते हैं और लार्वा के आधे भाग में फ्लैजिला पाए जाते हैं। एम्फीब्लास्टुला की सतह का अधिकांश भाग जो है वो फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स द्वारा घिरा हुआ होता है और तैरते समय यह भाग आगे की ओर रहता है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनने के बाद में जो मैटरनल मीजेनकाइम जो है उसको छोड़ करके यह लार्वा बाहर वाटर करंट के द्वारा बाहर आकर के फ्रीली स्विमिंग करना शुरू कर देता है। लार्वा के पश्च सिरे पर मैक्रोमियर्स या मेगामियर्स और स्फेरिकल नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमियर्स पाए जाते हैं। गैस्ट्रुला अवस्था। एम्फीब्लास्टुला कुछ समय के बाद कुछ समय तक तो यह फ्रीली स्विम करता रहता है। इसके बाद में इससे गैस्ट्रुला का जो है इनिशिएशन होना शुरू हो जाता है। इस दौरान इसका कसाबित भाग जो है वो इन्वेजिनेशन करने लगता है। इस दौरान इसके मैक्रोमियर्स में फर्स्ट डिवीजन होता है और यह भ्रूण को चारों ओर से घेर लेते हैं। अंतर्वलन की ओर बनने वाले रंध्र को ब्लास्टोपोर कहते हैं। इस प्रकार गैस्ट्रुला अवस्था में भ्रूण 2 स्तरीय हो जाता है। तो यहाँ पर भ्रूण में 2 स्तर बनने शुरू हो जाते हैं और इसमें बनने वाले रंध्र को ब्लास्टोपोर कहते हैं। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस। इसके पश्चात गैस्ट्रुला किसी आधार पर आसंजित हो जाता है, उसमें एडेशन हो जाता है और एडेसिव ब्लास्टोपोर एडेशन जो है वो ब्लास्टोपोर वाले स्थान से होता है, ब्लास्टोपोर वाली साइड से होता है। इसके पश्चात इस भ्रूण की लंबाई में वृद्धि होती है, यानी कि भ्रूण में इलॉन्गेशन की क्रिया होती है और इलॉन्गेशन के फलस्वरूप इसके द्वारा एक स्फेरिकल या बेलनाकार रचना का निर्माण हो जाता है। इस बेलनाकार रचना के अग्र सिरे पर ऑस्क्यूलम का निर्माण हो जाता है। शरीर पर अनेक ऑस्टिया का भी निर्माण हो जाता है और नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स के द्वारा पिनेकोडर्म, स्क्लेरोब्लास्ट और पोरोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है और फ्लैजिलेटेड सेल्स के द्वारा कोएनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स और आर्कियोसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार मीजेनकाइम की कोशिकाओं का उद्भव जो है दोनों भ्रूणीय स्तरों के द्वारा किया जाता है। इस अवस्था को ओलिन्थस अवस्था कहते हैं। यह एस्कॉन स्पंज के समान होता है और इसके पश्चात देह भित्ति में बारंबार बहिर्वलन और अंतर्वलन होते हैं। तो इसमें इवेजिनेशन एंड इन्वेजिनेशन होते हैं और इसके फलस्वरूप साइकन अवस्था में कायांतरित हो जाता है और इसके बाद में यह जो है ब्रांच होकर के एक कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देता है। थैंक यू।